नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली नोएडा में मौसम हुआ मेहरबान, अगले 7 दिन तक नहीं चलेगी लू। दिल्ली में गर्मी से थोड़ी राहत देने वाली खबर मिली है। आईएमडी ने आज से 22 अप्रैल तक जारी हुए लू के अलर्ट को वापस ले लिया। अब अगले 7 दिनों तक लू की संभावना नहीं है। हालांकि तापमान इस दौरान 38 से 41 डिग्री के आसपास रहेगा। इसमें गर्मी तो रहेगी लेकिन लू नहीं चलेगी। सतही हवाएं तेज चलने की वजह से ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से तापमान कंट्रोल में रहेगा। गर्मी में दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए टैंकरों का ही सहारा। आखिर कब मिलेगा पाइप से पानी? 2.5 करोड़ लोगों की प्यास बुझाने के लिए जल बोर्ड ने समर एक्शन प्लान तैयार किया है। बीते दिनों इसे लेकर मीटिंग भी बुलाई गई थी, लेकिन सीमित संसाधनों और सीमित पानी सप्लाई से करोड़ों की आबादी वाली दिल्ली की प्यास बुझाना आसान नहीं है। 15,600 किलोमीटर लंबे पाइपों के नेटवर्क से दिल्ली में जितना पानी सप्लाई होता है, उसका करीब 48 से 50% पानी लीकेज के चलते बर्बाद हो जाता है। बाकी बचा 50% पानी ही लोगों के घरों में पहुंचता है। इसलिए गर्मियों में दिल्ली वालों को सिर्फ टैंकरों का ही सहारा है। दिल्ली में 1000 से ज्यादा जगहों पर सिखाई जाएगी संस्कृत। दिल्ली की भाजपा सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए 1000 से अधिक जगहों पर मुफ्त में कक्षाएं शुरू करने जा रही है। रेखा गुप्ता की नेतृत्व वाली सरकार के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को घोषणा करते हुए बताया कि दिल्ली में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए भाजपा सरकार राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों सहित 1000 से अधिक जगहों पर 10 दिन की मुफ्त कक्षाएं आयोजित करेगी। इस योजना के तहत कक्षाएं 23 अप्रैल से शुरू होंगी। सरकार ने शहर के विभिन्न हिस्सों में शिविर आयोजित करने के लिए एनजीओ संस्कृत भारती के साथ साझेदारी की है। वक्फ संपत्तियों पर सुप्रीम सुनवाई, आज अदालत सुना सकती है अंतरिम आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जो संपत्तियां वक्फ घोषित हो चुकी है, चाहे वह परंपरा से वक्फ हो या बकायदा दस्तावेज से घोषित वक्फ हो, उन्हें वापस सामान्य संपत्ति घोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और अदालत से आग्रह किया कि इस पर कोई आदेश देने से पहले उसे सुना जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आज दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई तय की है। भारत के पड़ोस में भूकंप के तेज झटके, कश्मीर से दिल्ली तक हिल गई धरती। बुधवार की सुबह भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में 6.4 तीव्रता के भूकंप ने हिंदू कुश क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 121 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसके तेज झटके न केवल अफगानिस्तान बल्कि भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन और किर्गिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए। भारत में कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक धरती कांप उठी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लोग अपने घरों, दफ्तरों और इमारतों से बाहर खुले मैदानों की ओर दौड़ पड़े। दिल्ली के लोगों को कब मिलेंगे आयुष्मान हेल्थ कार्ड? आरोग्य मंदिर के लिए क्या है प्लान? दिल्ली में नई सरकार आते ही केंद्र की आयुष्मान योजना को लागू कर दिया गया। इसके तहत कुल 10 लाख तक दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके अलावा 1139 आरोग्य मंदिर भी खोले जाने। इसे लेकर रेखा गुप्ता सरकार ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। रेखा गुप्ता ने मीटिंग के बाद कहा कि दिल्ली वालों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड जल्द से जल्द मिलेंगे। इसके लिए सभी विधायकों को काम सौंपा गया है। पत्रकारों से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने बताया कि आयुष्मान भारत, जिसे दिल्ली को सालों के इंतजार के बाद मिलता है, उसे लागू करने के लिए हमने आज एक बैठक की ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कार्ड बनाए जाएं और जल्द से जल्द जनता तक पहुंचे। दिल्ली में फिलहाल जारी रहेगी पुरानी ईवी नीति, 2 पहिया ऑटो पर प्रतिबंध नहीं। दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि जब तक नई ईवी पॉलिसी 2.0 पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती, तब तक पुरानी नीति लागू रहेगी। अगस्त 2020 में शुरू की गई यह नीति राजधानी में क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और बढ़ते वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए लाई गई थी। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने दिल्ली सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए साफ किया कि फिलहाल ऑटो रिक्शा या किसी भी वाहन श्रेणी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। एमसीडी को उम्मीद से 1000 करोड़ कम मिला संपत्ति कर, आपकी राजनीतिक घोषणा को ठहराया जिम्मेदार। एमसीडी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में संपत्ति कर से मिलने वाले राजस्व में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। एमसीडी को इस अवधि में केवल 2132 करोड़ 89 लाख रुपए ही प्राप्त हो सके, जो उसके संशोधित बजट लक्ष्य 3121 करोड़ रुपए से लगभग 1000 करोड़ रुपए कम है। यह आंकड़ा वर्ष 2023-24 की तुलना में भी कम है, जब एमसीडी को 2163 करोड़ 57 लाख रुपए की संपत्ति कर की वसूली हुई थी। एमसीडी ने इस गिरावट के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी की ओर से फरवरी 2025 में की गई एक राजनीतिक घोषणा को जिम्मेदार ठहराया है। प्राइवेट स्कूल बच्चों को कर रहे हैं प्रताड़ित, छात्रों ने न्यायाधीश से लगाई गुहार। बड़ी फीस न भर पाने पर स्कूल में प्रताड़ना झेल रहे 5 छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पत्र लिखा है। अदालत ने इस मुद्दे पर स्थानीय जिलाधिकारी और शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को वीसी के जरिए उपस्थित होकर जवाब देने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने इस मामले में दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका के खिलाफ दायर शिकायत पर जिलाधिकारी व दिल्ली शिक्षा निदेशालय को 5 मई को जवाब देने को कहा है।
आईआईएमसी के पहले सांस्कृतिक उत्सव मीडिया वर्ष 2025 का आगाज आज। कई रोमांचक प्रतियोगिताएं होंगी। भारतीय जनसंचार संस्थान का पहला सांस्कृतिक उत्सव मीडिया वर्ष का आगाज आज से होगा। कार्यक्रम की थीम स्क्रीन से परे कहानी कहने का व्यवसाय रहेगी। इसे देश भर से 40 शीर्ष स्कोरिंग छात्रों के अग्रणी बैच की ओर से संचालित किया जाता है। इस दिन फिल्म निर्माण, एडमेड, ओपन माइक, मीडिया क्विज, वाद विवाद और ऑनलाइन फोटोग्राफी सहित कई रोमांचक प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें 60,000 रुपए से अधिक की पुरस्कार राशि होगी। अड़चनों के कारण लटका 11 अस्पतालों का निर्माण कार्य। कोरोना काल में आप सरकार ने शुरू कराया था निर्माण। आप सरकार की ओर से कोरोना महामारी के दौरान 11 नए अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था, लेकिन कई अड़चनों के कारण वर्तमान में काफी धीमी गति से काम चल रहा है। इसमें सबसे प्रमुख कारण फंड की कमी है। विभिन्न विभागों से अनुमति लेने में देरी भी एक कारण है। नए अस्पतालों के निर्माण के साथ ही पहले से बने अस्पतालों में अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण भी शामिल है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली के अस्पतालों में 10,000 से अधिक बेड की संख्या बढ़ जाएगी। इससे मरीजों को फायदा होगा। दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन में की बढ़ोतरी, 40 लाख कामगारों को होगा फायदा। दिल्ली सरकार ने कामगारों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि की है, जिससे 40 लाख कामगारों को फायदा होगा। अब दिल्ली देश में सबसे अधिक न्यूनतम मजदूरी देने वाला राज्य बन गया है। श्रम विभाग और मजदूर यूनियन द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग पूरी हुई, जो कि पिछली सरकारें पूरी नहीं कर पा रही थी। ये बातें दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। दिल्ली के कोर्ट रूम में हुई जमकर लड़ाई, महिलाओं ने भी मारे लात घुसे। दिल्ली के कोर्ट रूम में हुई लड़ाई का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। दरअसल यह पूरा मामला SEM नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। यहाँ कोर्ट रूम में दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि हंगामा शुरू हो गया। बता दें कि यह कोर्ट व्यक्तिगत विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है, जैसे धारा 107/151 यानी साधारण झगड़े से जुड़े केस। इसी बीच मामले की सुनवाई के दौरान ही दो लोग आपस में भिड़ गए और नौबत मारपीट तक आ गई। द्वारका कोच को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया पूरा परिसर। दिल्ली की द्वारका कोच को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह द्वारका अदालत में बम की धमकी मिलने के बाद उसे खाली करा लिया गया और तलाशी अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 10:45 पर PCR को कॉल मिली, जिसमें बताया गया कि द्वारका कोच को बम की धमकी वाला ईमेल मिला है। अधिकारी ने बताया कि ईमेल मंगलवार देर रात मिला और कोर्ट अधिकारियों ने बुधवार सुबह पुलिस को इसकी सूचना दी। ईडी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पार्टी कार्यालय के बाहर हिरासत में लिया है। केंद्र और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में पार्टी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हमारे लोग आक्रोशित है, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित है। 12 साल पुराने झूठे मामले में आपको चार्जशीट दाखिल करने की याद आखिरी दिन आई। यह भाजपा की राजनीतिक द्वेष है। शिक्षा बिक रही, सत्ता दलाली में लिप्त। दिल्ली में स्कूलों की फीस वाले मुद्दे पर सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में इस समय स्कूलों की फीस का मुद्दा गरमाया हुआ है। पेरेंट्स रोज स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर नाराज हैं। कई बच्चों के माता पिता हाथों में तख्ती लिए शिक्षा विभाग के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी रेखा सरकार पर हमलावर है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी रेखा सरकार पर अटैक किया। उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली सरकार बच्चों का भविष्य नहीं, चंदा देने वालों को बचा रही है। MCD कमिश्नर से मिलने पहुंचे आप पार्षद, नहीं मिले तो ऑफिस के बाहर दिया धरना। दिल्ली नगर निगम के महापौर महेश कुमार के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने MCD आयुक्त कार्यालय के बाहर बुधवार को धरना दिया। आपके सभी निगम पार्षद कमिश्नर से मुलाकात करने उनके कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वह कार्यालय में नहीं थे। दिल्ली नगर निगम के महापौर महेश कुमार के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने MCD आयुक्त कार्यालय के बाहर बुधवार को धरना दिया। पार्षदों ने 12,000 कर्मचारियों को नियमित करने और हाउस टैक्स में राहत देने के प्रस्तावों के क्रियान्वयन की मांग की। खड़गे ने भाजपा पर सत्ता हथियाने की कोशिश का लगाया आरोप, का सतर्क रहें और एकजुट रहें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को गिराकर सत्ता हथियाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से सतर्क रहने और आंतरिक मतभेदों को दूर कर एकजुट रहने को कहा। इससे पहले खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए बुधवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली निरंकुश सरकार अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए उनकी पार्टी को निशाना बनाने पर तुली हुई है। राज्य सरकार की नौकरी मेले को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि भाजपा ने आखिर देश के लिए क्या किया है। भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस BR गवई, 14 मई से संभालेंगे काम।
भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बीआर गवई के नाम की आधिकारिक सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। परंपरा है कि मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस आएंगे भारत। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत के दौरे पर आने वाले हैं। उनके कार्यालय ने बयान जारी कर बताया कि जेडी वैंस अपने परिवार के साथ 18-24 अप्रैल तक इटली और भारत का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दोनों देशों के नेताओं के साथ साझा आर्थिक और भू राजनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। अमेरिका के टैरिफ से घुटनों पर आया ड्रैगन, अब भारत में इन्वेस्ट करेगी चीनी कंपनियां। अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी युद्ध तेज हो गया है। इसमें भारत समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर भी ड्रैगन के रुख में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। चीन सरकार ने इस साल 1 जनवरी से 9 अप्रैल 2025 तक न सिर्फ 85,000 भारतीयों को वीजा दिया है, बल्कि और ज्यादा भारतीयों को चीन भ्रमण के लिए अपने वीजा नियमों को आकर्षित बनाने की भी घोषणा की है। यही नहीं, द्विपक्षीय वार्ताओं में भारतीय अधिकारियों को चीन ने यह संकेत भी दिया है कि वह दोनों देशों की राजधानियों के बीच जल्द से जल्द हवाई संपर्क स्थापित करने को इच्छुक है और इस बारे में भारतीय एजेंसियों को तेजी दिखानी चाहिए। मानेसर के सेक्टर 2 में 70 झुग्गियों में लगी आग, सिलेंडरों के धमाके से दहला इलाका। हरियाणा के मानेसर में आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई है। आग लगने से 70 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। इस दौरान एक एक करके कई सिलेंडरों में विस्फोट होने से पूरा इलाका दहल गया। हरियाणा के मानेसर के सेक्टर 2 में अवैध रूप से बनी झुग्गियों में बुधवार दोपहर 3 बजे आग लग गई। आग झुग्गियों में रखे सिलेंडर फटने से लगी। इसके बाद करीब 10 से अधिक छोटे सिलेंडरों में जोरदार धमाके हुए। धमाकों के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। कॉलेज की दीवार पर गोबर पोतने को लेकर विवादों में घिरी, जाने कौन है प्रिंसिपल प्रत्यूषा वत्सला। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल प्रत्यूषा वत्सला उस समय विवादों में आ गई जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में वह कॉलेज की कक्षा की दीवारों पर गोबर का लेप लगाती नजर आई। ये घटना 13 अप्रैल 2025 को सामने आई, जब प्रिंसिपल ने खुद इस वीडियो को कॉलेज की फैकल्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। वीडियो में वह कर्मचारियों की मदद से एक क्लासरूम में गोबर लगाते हुए दिख रही थी। उन्होंने दावा किया कि ये रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें पारंपरिक तकनीकों के तहत गर्मी से राहत देने का प्रयोग बताया। नोएडा एयरपोर्ट पर होगी राफेल और मिराज की मरम्मत, ट्रेनिंग को खोलेगी यूनिवर्सिटी। फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट नोएडा एयरपोर्ट के परिसर में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल और मिराज 2000 की मरम्मत और रखरखाव का कार्य करेगी। कंपनी इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। यहाँ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि उत्कृष्टता केंद्र और विश्वविद्यालय में विमानन क्षेत्र से संबंधित पाठ्यक्रम और अप्रेंटिसशिप प्रदान किए जाएंगे। इससे इस क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। योजना के अनुसार हाई स्कूल और पॉलिटेक्निक स्तर पर एरोनॉटिकल पाठ्यक्रम शुरू होंगे। फरीदाबाद में बुलडोजर एक्शन, धार्मिक स्थल सहित 150 अवैध कब्जे हटाए। फरीदाबाद निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने मंगलवार को अरावली की जमाई कॉलोनी में एक धार्मिक स्थल समेत 150 अवैध कब्जे ढा दिए। पुलिस बल के कारण कब्जेदारी विरोध नहीं कर सके। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के पास जमाई कॉलोनी में नगर निगम का दस्ता 10 बजे के बाद यहां पहुंच गया था। यहां नगर निगम के अधिकारियों के साथ साथ यहां पर करीब 250 पुलिसकर्मी मौजूद थे। निगम प्रशासन यहां तोड़फोड़ करने से पहले इंटरनेट बंद करना चाहता था ताकि कोई अफरा तफरी का माहौल पैदा न हो, लेकिन 2 घंटे तक इंटरनेट ही बंद नहीं हो सका। इस वजह से निगम दस्ते ने बिना इंटरनेट बंद किए ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।